हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता, धारा 141 की उपधारा 3 सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता, यानी कि कंपनी की ऑडिट करने के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन है। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे से कंपनी ऑडिट करवाना प्रत्येक कंपनी को मैंडेटरी है, ये आपने पढ़ लिया था। कंपनी की ऑडिट करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होता है, ये आपने मुझसे पढ़ लिया था। धारा 141 की उपधारा 1 और 2 में कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट पर साइन कौन कर सकता है? एक ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है, और अगर फर्म को नियुक्त किया जाए तो उस फर्म का एक ऐसा पार्टनर जो चार्टेड अकाउंटेंट है। तो इसके साथ में आपने पढ़ ली थी मेरे से धारा 145। यहाँ तक क्लियर है सबके? अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। तो इसकी पहली डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ए, इसको कैसे पढ़ते हैं देखो। सेक्शन 141 ब्रैकेट में जो है वो क्या है, सबसेक्शन, और ए क्या है इसका, क्लॉज। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ए, इसमें लिखा हुआ है कि सब कंपनी की ऑडिट कौन नहीं कर सकता? अगर सीए ने मिलकर क्या बना ली, निगमित निकाय। सीए ने मिलकर क्या बना ली बताओ, निगमित निकाय। तो फिर वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। निगमित निकाय क्या होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये डिस्क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि सीए ने मिलकर अगर क्या बना ली, कंपनी, तो वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखोगे कि मार्केट में जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी या तो खुद की दुकानें हैं, खुद की दुकान मतलब सोल प्रोप्राइटर, अकेला ही है, या फिर क्या कर रहे हैं वो आपस में मिलकर साझेदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप, या फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, कौन सा, एलएलपी। तो तीन ही तरीके से आपको मार्केट में सीए काम करते हुए मिलेंगे, या तो एकल क्षमता के रूप में, या साझेदारी फर्म, या फिर क्या बनाकर बैठे हुए हैं, एलएलपी। समझ में आ गया? वो कंपनी क्यों नहीं बना रहे? सब कंपनी के इतने सारे फायदे हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि तुम्हें क्या बनानी चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए। नहीं समझे? आप कोई भी एक बड़े व्यापारी का नाम बताओ, हिंदुस्तान का कौन ऐसा है जो बहुत बड़ा व्यापार है, बताओ। हाँ, अडानी। अडानी ने क्या बना रखी है अपनी कंपनी। अंबानी, रिलायंस लिमिटेड, ये सब कंपनी क्यों बनाते हैं? ये लाला जी की दुकान के रूप में काम क्यों नहीं करते? कि साहब अकेले हैं, कर रहे हैं काम। ये कंपनियां क्यों बनाते हैं, बताओ, इसका लॉजिक बताओ भाई। कंपनी बना के ही काम क्यों कर रहे हैं? ये पार्टनरशिप नहीं बनाई इन्होंने, एकल स्वामित्व नहीं बनाया इन्होंने कंपनी क्यों बनाई है? जो भी कोई बड़ा व्यापार दिखेगा आपको नाम क्या क्या मिलेगा, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा क्यों? एक सबसे बड़ी बात कि कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। और व्यापार तो जोखिम का क्या है, खेल है भाई। व्यापार क्या है, मैं आपको मेरे अनुभव बताता हूँ बच्चों। मैं खुद भी बिजनेस करता हूँ, मेरा भी ऑनलाइन बिजनेस भी है। बिजनेस है ना, एक तुक्का है, ये फैक्ट है। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं कि उनमें और गधे में कोई फर्क नहीं है। अगर आप गधे को खड़ा कर दो और उस क्लाइंट को खड़ा कर दो तो गधा ज्यादा गुणी दिखेगा, लेकिन वो आदमी 3-3 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं, और मेरे जैसे सीए को तो रख रहे हैं, मेरे जैसे को तो वो रख रहे हैं। अब बताओ, मैं यहां से पहले एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। उस इंस्टीट्यूट के ओनर जो थे ना, दोनों आंखों से अंधे, ब्लाइंड, और मेरे जैसे सीए, आरएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर,
उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाते थे और हमने हमारा इंस्टीट्यूट नहीं किया। क्या कमी थी जी? और उस आदमी में ऐसा क्या गुण था जो हमारे जैसे को रख लेता है? और उससे कोई पूछ ले कि ऑडिट का मतलब क्या है, वो देखो यार ये बातें मत करो मेरे से। नॉलेज जीरो, कुछ आता जाता है नहीं, फिर भी मालिक। क्योंकि मालिक बनने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, जिगर चाहिए। क्या चाहिए? जिगरा। मैं आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चैप्टर पढ़ाऊंगा कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए आपको क्या चाहिए। लोग कहते हैं साहब व्यापार करने के लिए हमें क्या चाहिए? केस चाहिए। मैं कहता हूं केस नहीं, काश चाहिए। काश। बिना पैसे के भी व्यापार हो जाएगा। आप में ये होना चाहिए, आप में नॉलेज होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आप में स्किल होनी चाहिए, आपको इसकी आदत होनी चाहिए, हैबिट्स। अगर आप में नॉलेज है, आपका एटीट्यूड है, आप में स्किल्स है, आप में हैबिट्स है, तो आप एक व्यापारी बन सकते हो। क्योंकि व्यापार एक जोखिम लेने का क्या है? खेल है। जिसने जोखिम ले ली वो व्यापार है। तो अब जोखिम में दो ही बातें होती हैं बच्चों, या तो इस पार या उस पार, बीच में नहीं रहता कुछ भी मामला। या तो डूबोगे या उभरोगे। उभरोगे तो बहुत शानदार उभरोगे, डूबोगे तो ऐसे डूबोगे कि दोबारा भूल ही जाओ, फिर खानदान को ही ले डूबोगे, पूरी पूंजी को ले डूबोगे। बताओ ऐसा होता है क्या? मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तो मेरे पापा की बारात में डाकू पीछे पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि मेरे नाना जी बहुत पैसे वाले थे, सोने की ईंटें हुआ करती थी उनके पास, और मेरे पापा की शादी में खूब दहेज मिला था। इतने पैसे वाले थे, व्यापारी थे। मेरे मामा जी ने जन्म लिया तो एक पंडित ने कुंडली देके गई, सेठ जी बेटा ऐसा पैदा किया है कि तुम्हें मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। आज मेरे नाना जी के पास में 5 रुपए नहीं है, सुबह कमाए तो शाम को खाएं, नहीं तो भूखे ही बैठे। अब कहाँ गए वो सारे पैसे? व्यापार में गए। तो सब व्यापार करें, जोखिम लें, वहां तक समझ में आता है। लेकिन मेरे चक्कर में मेरा घर क्यों डूबे? तो इसके लिए क्या बना ली जाए? कंपनी की। भाई जो पैसा लगाया वो डूब जाए, कम से कम घर तो नहीं बिके। इसके लिए लोग क्या बनाते हैं? कंपनी। तो बताओ कंपनी के इतने फायदे हैं। और मान लीजिए मुझे व्यापार करना है, बहुत सारे पैसे चाहिए, तो बहुत सारे पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? मेरे पास जितने उतने तो लगा दिए मैंने। आप कैसे परिवार के से ले लो, परिवार की भी तो लिमिटेशन है। परिवार के पास थे जितने लगा दिए, अब पैसा कहाँ से लाऊं? तो जनता से लो। अब जनता जो है किसी लाला जी को या किसी साझेदारी फर्म को पैसा नहीं देती। जनता किसको देती है? कंपनियों को, शेयर मार्केट के थ्रू। कि साहब आप शेयर इशू करो, हम आपके शेयर खरीदेंगे। आप लोगों ने, किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया क्या? आईपीओ में पैसा नहीं लगाते आप लोग। 50,000 रुपये से शुरू करो, 2 लाख तक पहुंच जाओगे एक साल के अंदर ही। कोई भी आईपीओ, चित्तौड़गढ़.com की साइट पे जाओ, जितने भी आईपीओ आते हैं सब आते हैं, पूरी लिस्ट रहती है उसमें। आईपीओ में क्या है? 20,000 रुपये लगाने हैं। जो ही आईपीओ ओपन हो सीधे 25,000 आएंगे, 5,000 जेब में। मैंने के 10 आईपीओ में लगाए, 50,000 की कमाई हो गई। साइड बैठे, जिसमें करना क्या है, एक बटन दबाना आपको। तो आईपीओ में लोग कमाते हैं। मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिखाऊंगा आईपीओ क्या होता है, पीओ क्या होता है, ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको। तो देखो कंपनी जो है ना, जनता से पैसे ले सकती है। तो कंपनी के इतने सारे फायदे हैं, और हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि तुम्हें क्या बनानी चाहिए? कंपनी बनानी चाहिए। क्योंकि व्यापार का सबसे बढ़िया प्रारूप अगर कोई है तो वो कौन सा है? तो फिर मैं खुद कंपनी नहीं बना रहा। बताओ क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि अगर मैंने कंपनी बना ली तो मैं किसी भी कंपनी को शकल दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इस नियम का एक मैंने क्या बताया था? अपवाद। कि सीए क्या मिलके बना सकते हैं? एलएलपी। क्योंकि एलएलपी भी एक क्या है? निगमित निकाय है। लेकिन सीए मिलकर अगर क्या बना लेते हैं? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी को क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। यहां तक की बातें हम पढ़ चुके थे, समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, 3 लोग हैं, जे के जी, तीनों क्या हैं? सीए हैं। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा जेके जी प्राइवेट
लिमिटेड, तीनों ने मिलकर क्या बना ली, एक कंपनी बना ली साहब, जेकेजी प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है दूसरी रिलायंस लिमिटेड। ये अपना अंकेक्षक किसको नियुक्त करना चाह रही है बताओ, जेकेजी प्राइवेट लिमिटेड को, इसको ऑडिट करवानी है। और इस कंपनी के तीनों बंदे कौन हैं, सीए हैं। बताओ क्या ये कंपनी को नियुक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी ऑडिट कर ही नहीं सकती। तो ऑडिट करने के लिए योग्यता क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट हो। ये सीए तो है, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट ने मिलकर क्या बनाई हो, या तो पार्टनरशिप फॉर्म या क्या बनाई हो, एलएलपी, तब तो ऑडिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडिट नहीं कर सकते। ये अयोग्यता सबके समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ूं। जो बच्चे नए आज ज्वाइन हुए हैं उनको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, निगमित निकाय क्या है क्या नहीं है, तो आप मेरे 2 लेक्चर जो पहले के हैं वो सुनना। अब हम नेक्स्ट अयोग्यता की तरफ चलते हैं। दूसरी अयोग्यता, धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य बी। अब यह अयोग्यता क्या कहती है कि यदि आप किसी कंपनी के क्या हो, कर्मचारी या अधिकारी हो, यदि आप किसी कंपनी के क्या हो बताओ, कर्मचारी या अधिकारी, या तो उस कंपनी में आप ऑफिसर हो या फिर एम्प्लॉय हो। यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी हो तो आप उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते। आप उस कंपनी का क्या नहीं कर पाओगे बताओ, अंकेक्षण नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, सब क्या आ रहा है समझ में। ये बच्चा बताएगा बेटा क्यों नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो या किसी कंपनी के ऑफिसर हो तो आप उसकी ऑडिट क्यों नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो, निष्पक्षता नहीं रहेगी। तो क्या निष्पक्षता होनी जरूरी है, क्योंकि अंकेक्षण क्या है, एक स्वतंत्र जांच। और स्वतंत्र जांच कौन कर सकता है, जिसका उस बंदे से कोई कनेक्शन नहीं है। भाई जहां कनेक्शन होता है तो वहां पर निष्पक्षता नहीं रह पाती, क्योंकि जान पहचान हो जाती है। और जान पहचान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि साहब फिर वहां पे आपकी निष्पक्षता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। मैं आप इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, और बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देता हूं। एक इंस्टीट्यूट है, सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। नाम क्या कि अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो तो क्या है, वो कंपनी है। ये अपना ऑडिटर नियुक्त करना चाहती है। पर इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर हैं, एक है मनीष सर और एक है जुगल सर। ये 2 लोग क्या हैं, इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब आप कहेंगे सर ये कौन होते हैं डायरेक्टर, बताओ। अब मैं आपको कंपनी जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा कि कंपनी में कई तरह के व्यक्ति होते हैं और सबका अलग अलग क्या होता है, रोल होता है। एक तो होते हैं सदस्य और एक होते हैं संचालक। बताओ सदस्य कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो उनको सदस्य क्यों बनाया आपने, क्योंकि उन्होंने क्या लगाया है। लेकिन पैसा लगाने का मतलब ये नहीं कि व्यापार भी आप चलाओगे। आज रिलायंस लिमिटेड में पैसा तो मैंने भी लगा रखे, रिलायंस लिमिटेड के शेयर मैंने भी खरीद रखे, लेकिन मैं थोड़ी व्यापार कर रहा हूं उनका। समझ गए। पिछले से पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था कि व्यापार का वो कौन सा प्रारूप है जिसमें प्रबंध और स्वामित्व अलग अलग होते हैं, कि प्रबंध करने वाले लोग अलग और मालिक अलग। बताओ कौन है, कंपनी है खाली। कि पैसे लगाने वाले लोग कौन है, सदस्य, और चलाने वाले लोग कौन है, संचालक। आ रही बेटा समझ में बात, ये बच्चा बताएगा। आप बताओ पीछे से आ रही है क्या, थोड़ी थोड़ी
क्योंकि मेरे को लग रहा है आज ही ज्वाइन हुए हो आप। ये जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ गई कि व्यापार को चलाने वाले कौन हो गए? संचालक। और पैसे लगाने वाले कौन हो गए? सदस्य। अब आप बताएं अगर आपको समझ में आ रही है तो, क्या दोनों सेम नहीं हो सकते? हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और अलग भी। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें तो पैसा भी हम नहीं लगाया है और चला भी हम ही रहे, और ये अलग भी हो सकते हैं। ये कौन हो सकते हैं? अलग भी हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? जैसे मैं मेरी बात बताऊं, इस इंस्टीट्यूट में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, ये तो मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ना ही मैं शेयर होल्डर हूँ। मेरा कोई रोल नहीं है इस इंस्टीट्यूट में। सर आप कैसे नहीं हो, फोटो वोटो सब लगाते हो? वो तो ऐसे लगा देते हैं। तो आप क्यों नहीं बने? तो फिर कौन है? मेरी बीवी है। आप खुद क्यों नहीं बने? सर मैं प्रैक्टिसिंग सी हूँ साहब, और प्रैक्टिस करने वाला ये सब काम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो ये स्टोरी समझ में आ गई। अब ये अपनी अंकेक्षण हेतु ऑडिटर की नियुक्ति करना चाहता है। तो एक सीए फर्म है जिसका नाम क्या है? जेके एंड कंपनी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एंड कंपनी से कंफ्यूज मत हो जाना। एंड कंपनी का मतलब कंपनी में समझ लेना इसको। कंपनी की पहचान क्या है? या तो नाम क्या कि प्राइवेट लिमिटेड होगा या लिमिटेड होगा, ये तो फैशन है। तो ये क्या है? साझेदारी फर्म है। और इस साझेदारी फर्म में 3 पार्टनर हैं। कौन कौन? जेके जी। और तीनों क्या हैं? सीए हैं। बताओ, सीए अगर मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लें जिसके अधिकांशतः साझेदार क्या हों? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो उस फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया। ये तो पढ़ी लिया आपने। तो ये वैसे तो ऑडिट करने के लिए क्या हो गई? बिल्कुल योग्य, क्योंकि सीए की फर्म है। फर्म बनाई इसलिए कि वो क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। ये कंपनी इसको अपना अंकेक्षक नियुक्त करना चाहती है। कर सकती है या नहीं कर सकती? क्वेश्चन समझ गए? चलो एक एक से जवाब लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। कर सकती है। आप बताओ जी। कर सकती है। आपका क्या जवाब है? कर सकती है। कर सकती है। आप बताओ। नहीं, पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है। एक जानकारी के लिए और बता दूं, ये जो जे है ना, ये वाला जे है, जो इस कंपनी का संचालक है, वो इस फर्म का क्या है? साझेदार है। बताओ कर सकती है कि नहीं कर सकती? चेंज हो गया आंसर। क्यों? बताओ। नहीं नहीं, हम इन दो की बात ही नहीं कर रहे ना। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं इस फर्म की बात कर रहा हूं कि इस फर्म को नियुक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब पढ़ो, देखो डिस्क्वालिफिकेशन कि यदि आप या फिर आपका पार्टनर, एक ही बात है, किसी कंपनी के क्या हैं या फिर क्या हैं, तो आप उस कंपनी की ऑडिटर। अब आप खुद देखो कि इस कंपनी में ये कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर बोले तो कंपनी का अधिकारी। ये कंपनी का क्या है बताओ? अधिकारी है। समझ में आ रहा है आपके? तो ये कंपनी इस फर्म को अपना ऑडिटर नियुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं रहेगी। आप वैसे ही सोच के देखो, अगर मैं ऑडिट करूं सर्जन इंस्टीट्यूट की, तो ये ऑडिट होगा कि मजाक होगा? तो मजाक होगा। जो भी हमने गड़बड़ को ठाले कर रखे हैं, मैं बताऊंगा कि छुपाऊंगा? छुपा लूंगा। मैं क्यों बताऊंगा? कोई आदमी खुद की बैंड बजाएगा क्या? तो भैया खुद की ऑडिट खुद नहीं कर सकते, आपको किसी निष्पक्ष व्यक्ति से क्या करवानी पड़ेगी? जांच पड़ताल। इसलिए यह अयोग्यता डाली इन्होंने। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अधिकारी से तात्पर्य क्या है? कंपनी का अधिकारी। मैंने कहा अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी हो, ऑडिट नहीं कर सकते। कर्मचारी में तो समझाना ही क्या है, एम्प्लॉई हो साहब, नौकरी करते हो वहां पे आप। अधिकारी में कौन कौन आते हैं? तो सब अधिकारी शब्द का तात्पर्य क्या है यहां मैं बता दूं। अधिकारी मतलब ऑफिसर। ऑफिसर में कौन कौन शामिल होता है
इसकी परिभाषा कंपनी एक्ट की सेक्शन 2 की सबसेक्शन 59 में दी गई है। समझ लो सर, ऐसे ये अधिकारी की भी परिभाषा पूछ लेंगे क्या? आपसे पूछ के थोड़ी पूछेंगे भैया, आपने पढ़ाया तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछें। और एग्जाम कौन ले रहा है? मैं अभी आपकी क्लास चल रही थी तो ऑफिस में बैठा था, तो मैं मॉक टेस्ट बना रहा था। अभी जो आप लोगों के मॉक टेस्ट लेंगे हम 100% वाले, तो मॉक टेस्ट बना रहा था। लगभग 10 से 15 सीरीज हम मॉक टेस्ट के, तो इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट होने पे एक टेस्ट लूँगा, वो क्लास टेस्ट होगा। फिर जब पूरा कोर्स हो जाएगा फिर क्या स्टार्ट करेंगे, 100% का मैं मॉक टेस्ट सीरीज बना रहा था। तो मेरा प्रयास ये था कि बच्चों के पसीने आने चाहिए। तो बच्चों के पसीने तब आएंगे जब पहले मेरे आए। जाहिर सी बात है ना, जो मैंने पढ़ा दिया वो तो बच्चे कर देंगे। तो मैं ऐसी चीज खोजने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन है क्या जो हो सकता है मैंने नहीं पढ़ाया हो और एग्जाम में पूछे गए हूं। तो मैं अभी सर्च कर रहा था, उत्तराखंड पहुंच गया मैं खाली कंप्यूटर पे ही। उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने डाउनलोड किए कॉमर्स के पेपर। तो उसमें क्वेश्चन आया बड़ा अजीब सा, बहुत ही शानदार सा, कि साहब क्वेश्चन देखो क्या था, LIC की स्थापना किस वर्ष में हुई? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? क्या ये आपके कोर्स में है? बिल्कुल है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक आएगा आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस, और सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपका दिया हुआ है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कोर्स में तो दिया हुआ है। तो आपको ये तारीख भी याद करनी पड़ रही है कि साहब उसकी स्थापना कब हुई। चलो वो भी बता दिया। फिर एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर्ड कैपिटल। मैंने कहा ये क्या आ गया कि जलयुक्त पूंजी का अर्थ क्या है? मैंने कहा ये कौन सी आ गई जलयुक्त पूंजी, वाटर्ड कैपिटल। थोड़ा रिसर्च किया, मालूम चला कि अरे तो वही डायलॉग है, गई भैंस पानी में। इसको कहते हैं जलयुक्त पूंजी, कि आपकी कैपिटल जो है ना वो गई पानी में, आपके ऋण क्या हो रहे हैं ज्यादा, और पूंजी की कोई वैल्यू रही नहीं। मतलब संपत्तियां नाम की है, दायित्व काम की है। संपत्ति जो आपको लग रही कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसको बेचो तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। इसलिए आप दिमाग में अगर आपकी आ जाए कि यार ये धारा कौन याद करेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। समझ लो, आपको सारी चीजें याद करनी है। अधिकारी में कौन कौन शामिल है, किसको हम अधिकारी कहेंगे? तो बच्चों, जो कंपनी का संचालक होता है, कंपनी का संचालक होता है, संचालक बोले तो डायरेक्टर, जो कंपनी के कामकाज को संचालित करता है, वो हमेशा किस कैटेगरी में आएगा? अधिकारी की में। समझ में आ गया? कई बार ये लोग क्या करते हैं, प्रबंधक भी नियुक्त कर देते हैं कि साहब कंपनी का क्या करो, आप मैनेजमेंट संभालो। तो जो कंपनी के मैनेजर होते हैं वो भी किस में आएंगे बताओ? अधिकारी में आएंगे। समझ में आ रहा है? एक इन्होंने कहा, नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है इन्होंने कंपनी एक्ट 2013 में, जिसका नाम क्या है? KMP। KMP की फुल फॉर्म होती है की मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन। हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य प्रबंधकीय, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति, की मैनेजरियल पर्सन। समझ में आ रहा है? की मैनेजरियल पर्सन। आप बताओ, जानते हो कुछ क्या होता है की मैनेजरियल पर्सन? देखो, जब हमने ये हॉल किराए पे लिया तो हमारा प्लानिंग है कि भाई जब 400-500 बच्चों का बैच होगा तो बड़ा हॉल चाहिएगा। तो ये हॉल की कैपेसिटी 400 बच्चों की है। उसके लिए ये कि बच्चे वहाँ तक भी बैठेंगे कोने में भी, उधर प्रोजेक्टर लगा दिया कि बच्चे वहाँ से देखते रहेंगे।
तो इस पूरे होल में एक चीज बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, ये वाला पिलर। तो मैंने कहा मनीष को कि अपन बम ले आते हैं और पिलर को उड़ा देते हैं। बीच में क्या काम का है, हटा देते हैं। हटा दूं क्या? इस पिलर की क्या वैल्यू है साहब? ये बिल्डिंग किसके ऊपर टिकी हुई है? तो वो जो पिलर होते हैं ना कंपनी के, वो क्या कहलाते हैं? मुख्य प्रबंध के व्यक्ति। आज रिलायंस का पिलर अंबानी है, अगर वो हट गया तो रिलायंस थोड़ी रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति जो मुख्य प्रबंध के रोल में हैं, उनको क्या कहते हैं? केएमपी। अब केएमपी में कौन कौन आते हैं? इसमें भी कई लोग आएंगे, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक समझ गए? एक और बात सुनो, अधिकारी में कौन आता है? शैडो डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर। आप कहें सर ये कौन है? देखो, ये हो सकता है कि डायरेक्टर नहीं हो, ये हो सकता है डायरेक्टर नहीं हो, लेकिन सारे के सारे डायरेक्टर इसके डायरेक्शन में क्या करते हैं? काम करते हैं। इतनी औकात है इसकी। भले खुद डायरेक्टर नहीं है, पर सारे डायरेक्टर क्या करते हैं बताओ? इसके अंडर में काम करते हैं। जैसे मैंने एक दिन ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो मेरी वाइफ ने कहा तुम अपनी पढ़ाई को लेकर इतना गुरूर क्यों करते हो? जब भी अपना नाम बताते हो पहले सीए लगाते हो कि मैं सीए जुगल किशोर। मैंने कहा जी विरासत में नहीं मिली ना, खुद ने ऑब्टेन करी है। तुझे क्या मालूम कि मैं 18-18 घंटे पढ़ता था, पूरी पूरी रात पढ़ता था, रात को नींद आने लग जाती तो सिरदर्द की जो बाम होती है वो आंखों की पुतली के लगा लेते थे। एक बार तो जलन होगी कि चलो 2 घंटे की नींद तो गई। इतनी मेहनत करके हमको एक डिग्री मिली। तो बोले इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा है। बोले मैं भी आपसे कम पढ़ी लिखी थोड़ी हूं, एक अक्षर का फर्क है। आप सीए में बीए। बोले सी से पहले बी आता है। मैं कहा देख बीए की क्या वैल्यू है? बोले अच्छा तुम मेरे बिना एक काम करके बताओ। मैं कहा बिल्कुल समझ में आ गया, शैडो डायरेक्टर का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं है, पर मेरे जैसे को तो क्या करती है? चलाती है। तो ऐसे लोग होते हैं क्या? शैडो डायरेक्टर, जो कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करता है? दिशा निर्देश देता है। तो बताओ ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं? अधिकारी में। तो अगर आप किसी कंपनी के अधिकारी हो या फिर क्या हो? कर्मचारी, तो आप उस कंपनी की क्या नहीं कर सकते? ऑडिट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई क्या? सबके क्लियर है? थोड़ा घुमाऊं अब, यहां तक सबके क्लियर है क्या? चलो पहले यहां तक समझ में आ गया तो एक बार रीड आउट करते हैं अपने नोट्स के साथ। सेक्शन 143 की सबसेक्शन बी क्या कह रही है? देखो, कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी हो या अधिकारी हो तो आप क्या नहीं हो सकते? अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां मैं आपको थोड़ा सा घुमाना चाह रहा हूं। अब इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये सारी सिचुएशन एज इट इज है। ये सारी सिचुएशन क्या है? एज इट इज है। समझ में आ गया? अब एक और इंस्टीट्यूट है साहब, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, पर पड़ोसी है। पड़ोसी है तो एक दिन आ गए, बोले क्या है सर्जन इंस्टीट्यूट क्या है? फिर इसमें पता किया, बोले अरे ये तो कॉमर्स के बादशाह है, खुद चार्टेड अकाउंटेंट है। तो मिलने आ गया एक बार हमसे यहाँ पे। बोले सर ऐसे ही पड़ोसी हैं, मिल लेते हैं। अपने बारे में बताने लग गया। फिर मैंने अपने बारे में बताया कि सर मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, ये तो अलग चीज़ है। तो बोले सर हमारी कंपनी की आप ऑडिट कर देंगे क्या? उसने मुझे ऑफर किया कि क्या आप हमारी कंपनी की ऑडिट कर लेंगे क्या? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑडिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सर्जन में क्या हूं? डायरेक्टर हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताओ बेटा। नहीं कर सकते। आपका क्या जवाब है? कर सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, नहीं कर सकते।
कर सकते हैं। आप बताओ, बताओगे नहीं? अच्छा, नहीं कर सकते हैं। आपका क्या राय है जी? नहीं कर सकते। चलो, अब जो मना कर रहे हैं कि नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता बेटा बताओ? कौन है कंपनी? किस में है डायरेक्टर? कौन सी कंपनी में? तो सर्जन की नहीं करूंगा ना ऑडिट? पूरी दुनिया की नहीं कर सकता क्या मैं अब? भाई आप इस कंपनी में डायरेक्टर बन गए, इसका मतलब मैं गया काम से? मैं कहीं ऑडिट नहीं कर सकता? फिजिक्स वाला में मेरा क्या कनेक्शन है जी? कहाँ निष्पक्षतावादी तो हो रही है मेरी? मैं उसमें ना कोई डायरेक्टर हूं, ना कोई मेंबर हूं, ना कुछ मेरा कोई लेना देना। यही तो समझा रहा हूं, दोबारा सुन लो कि यदि आप किसी कंपनी के क्या हो, कर्मचारी या अधिकारी, तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। क्या मैं फिजिक्स वाला का कर्मचारी हूं? क्या मैं फिजिक्स वाला का अधिकारी हूं? तो फिर मना क्यों कर रहे हो? उनकी कर सकता हूं, समझे आप? बेटा ये अयोग्यता है, कोरोना वायरस थोड़ी है कि सर आपके कोरोना वायरस हो गया तो सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अरे मेरे हुआ है, मैं ही मरूंगा, सारे क्यों इन्फेक्टेड होंगे? नहीं समझे? मेरी अयोग्यता किस में आई है? तो मैं सर्जन इंस्टीट्यूट की ऑडिट नहीं कर सकता, बाकी की तो कर सकता हूं। ये क्या है, बच्चे थोड़ा सा गलत समझ जाते हैं, इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। आगे बेटा समझ में? किसकी ऑडिट नहीं कर सकते बताओ? आपने क्या सोच के मना किया था ये बताओ? प्रैक्टिस में हूं तो डायरेक्टर बनने के लिए मेरे को प्रैक्टिस क्यों छोड़ूंगा? आज सर्जन में भी मैं डायरेक्टर हूं ही, एक्चुअल में हूं, और हम लोग प्रैक्टिस में भी हैं। क्योंकि डायरेक्टर होने का मतलब ये थोड़ी कि मैं कर्मचारी हो गया। डायरेक्टर तो कोई भी कैसे भी बन सकता है। डायरेक्टर दो तरीके के होते हैं बेटा, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी। अभी यहाँ पर सर्जन की भी मैं बात बताऊं तो यहाँ का पूरा जो कामकाज संभालता है ना, सारे दिन जो लगा रहता है, वो मनीष सर है, मैं नहीं हूँ। मैं तो क्या है कि जब काम होता है तब आता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। अभी आपकी क्लास लूंगा फिर चला जाऊंगा, बस मैं मेरा काम करता रहता हूँ। तो डायरेक्टर तो फिर भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी का कर्मचारी हूँ तो मैं नौकरी में आ गया। आप अगर किसी सॉरी अधिकारी हूँ तो नौकरी में आ गया। अधिकारी होना नौकरी में नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया? और किसी के मन में क्या डाउट था? आपने क्या सोच के मना किया था जी? हाँ तो बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ गए। कंपनी अगर मैंने बना ली ना तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये फिजिक्स वाला किसको अपॉइंट कर रहा है बताओ? सर्जन को कर रहा है क्या? नहीं ना। किसको अपॉइंट कर रहा था? फर्म को कर रहा था। तो कंपनी का ये तो साझेदारी फर्म है। यहां तक समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ूं? अधिकारी की परिभाषा में कौन कौन आते हैं? धारा 259 में अधिकारी में निम्न शामिल हैं: कंपनी का प्रबंधक, कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति, कंपनी का संचालक और कंपनी के शैडो डायरेक्टर्स। शैडो डायरेक्टर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके दिशा निर्देश के अनुसार पूरा का पूरा संचालक मंडल क्या करता है? काम करता है, कि वो जैसा चलाएगा वैसा चलेगा। समझ में आ रहा है? सबके क्लियर है? तो देखो, ऑफिसर की डेफिनेशन मैंने बता दी। यहां तक सबके क्लियर है क्या ये बताओ? आगे बढ़ूं? दो अयोग्यता सबके समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े क्या? अब आप समझेंगे मेरे से तीसरी अयोग्यता। तीसरी अयोग्यता देखो क्या कहती है। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य सी। अब क्या कारनामा कर दिया साहब आपने कि ऑडिट ही नहीं कर पाओगे? तो वो कारनामा सुनो। यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी नहीं हो, क्योंकि अगर कर्मचारी और अधिकारी होते तो ये किस में कवर कर लिया हमने? बी में। अब सी में क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, आप किसी कंपनी के कर्मचारी भी नहीं हो और किसी कंपनी के क्या नहीं हो? अधिकारी भी नहीं हो, लेकिन कर्मचारी या अधिकारी के क्या हो?
कर्मचारी या साझेदार हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी के कर्मचारी या साझेदार हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है बेटा? आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बताओ बेटा क्या समझे? चलो आप ये बताओ, इस बी में और इस सी में क्या फर्क है? बी में और सी में क्या फर्क है बताओ? वो खुद है, खुद नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझो कि इन दोनों में फर्क क्या है। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम क्या बोलो? एबीसी लिमिटेड। इसमें 3 संचालक हैं और 3 ही सदस्य हैं। कौन कौन? ए, बी और सी। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक क्लियर है? ये कंपनी अपना अंकेक्षक नियुक्त करना चाहती है। किसको? जेके एंड कंपनी को, जो एक सीए फर्म है। और इसमें कितने पार्टनर हैं? 3। कौन कौन? जे के जी। तीनों क्या हैं बोलो? सीए हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? बताओ बेटा, ये कंपनी इस फर्म को अपना ऑडिटर नियुक्त कर सकती है कि नहीं कर सकती? क्या आंसर बोलो? कर सकती है। आप बताओ? कर सकती है। आप बताओ बेटा, आपका क्या जवाब है जी? आप बताओ? कर सकती है। सबका जवाब यही है और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। ना कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई लेना ना कोई देना। लेकिन सुनो, एक बात और बताता हूं। एक और फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। फर्म का नाम है एके एंड कंपनी। एक साझेदारी फर्म है एके एंड कंपनी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। इनका दिल्ली में बिजनेस है रायता फैलाने का, बहुत फेमस है। ठीक है ना? इसमें 2 पार्टनर हैं, ए और के। ये 2 पार्टनर हैं। समझ में आ रहा है? इस फर्म में कितने पार्टनर हैं? 2 हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला ए, ये वाला ए है, और ये वाला के, ये वाला के है। कहानी समझ में आ रही है क्या? बेटा ऑडिट को समझना है, रटना नहीं है। ये समझने की है पूरी गणित। थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको 4 बार 5 बार जो भी। ये मत सोचना कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं लोग, ये क्या सोचेंगे, मेरे को इतनी सी बात ही नहीं आती क्या। क्योंकि जो ऐसा सोचता है ना, फिर बाद में उसके ऊपर पूरी दुनिया हंसती है। ये फैक्ट है। मैं खुद गांव से आया यहाँ पे सीए करने के लिए। जब हम क्लासें लेते थे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, और इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी। अब गाँव के बच्चों को कहाँ हिंदी आती है? और अगर आती है तो बीच बीच में सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब जरूर लगते हैं। मैं अपनी जेब को गोज बोलता था, और हमारी टोन से, बोलने की आवाज से ना लोग पूछते थे कहाँ गए भाई। मगर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? बोले तेरी बात सही लग रहा है, टोन सही लग रहा है। अब नहीं पकड़ पाते, क्योंकि अब तो 15-15 साल हो गए। पहले तो पकड़ लेते थे लोग कि झुंझुनू साइड गए क्या रे, शेखावाटी। तो इतना तक पहुंच जाते थे। मैंने कहा ये तो गनीमत है कि घर तक नहीं पहुंचे, खाली मेरी लैंग्वेज से। अब बताओ, हम पहुंच गए पढ़ने कहाँ? कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के बीच में, जो पढ़े हुए हैं साहब यहाँ सेंट बिल्फोर्ड स्कूल से, सेंट जेवियर से, एमजीडी से, जो इंग्लिश यूं बोलते हैं फराटेदार। और बचपन में हम तो इंग्लिश सीखे 6th क्लास में,
ABCD हमारी स्टार्ट हुई थी 6th क्लास में। पहले 6ठी क्लास से अंग्रेजी शुरू होती थी, और वो 6ठी क्लास तक तो अंग्रेजी बोलना ही सीख गए थे। लेकिन हम घबराए नहीं, हम तो पूछते थे बेधड़क। हालत ये रही कि हमने हमारे गुरुजी को मारवाड़ी सिखा दी। तो मैं कहा देखो हम तो इंग्लिश सीखेंगे नहीं, तुम हमारी लैंग्वेज सीख लो। वो भी बेचारा दुखी हो गया हमसे, बोले यार तू पक्का सीए बनेगा। तो इसलिए घबराना मत, पूछो। हाँ, कंपनी नहीं फर्म, साझेदार किसमें होते हैं? पार्टनरशिप में। आप 2 की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 20 में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताऊं तो हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब भी हमको बैंक की ऑडिट आती है, सरकारी कंपनियों की ऑडिट आती है, तो वो हमारे बायोडाटा मांगते हैं और वे बोलते हैं भाई आप 4 जगह पार्टनर हो, इसलिए हम आपकी फर्म को अपॉइंट नहीं कर रहे। समझ लो, लेकिन मना कहीं नहीं है, मैं चाहे 4 जगह अपॉइंट हो जाऊं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या ये कंपनी इस जेके एंड कंपनी को अपना ऑडिटर नियुक्त कर सकती है क्या? अभी तो हाँ कर रहे थे आप पहले सर, तब आपने पिक्चर कहां दिखाई दी? नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है या पीछे से सुन के जवाब दिया है? आ रहा है बेटा समझ में? कैसे आ रहा है बताओ, क्यों नहीं कर सकती? ए, इसमें अधिकारी है बेटा, कंपनी है ना, कंपनी में साझेदार नहीं होते। ए इसमें क्या है? अधिकारी बोल दो या सदस्य बोल दो, चूंकि ये संचालक है तो अपन क्या बोल देते हैं? ए क्या है इसमें? अधिकारी है, ठीक है। ये इसमें क्या है? साझेदार है। तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत बताओ, क्यों नहीं कर सकते? के किसका साझेदार है? ए का। कहां पर? यहां पर। ए कौन है यहां पर? अधिकारी, और अधिकारी का साझेदार। अधिकारी का साझेदार कनेक्शन हो गया कि नहीं हुआ? आप खुद सोचो, मैं इसकी फर्म की ऑडिट ये करेगा, मैं नौटंकी करूंगा तो मुझे कौन बोलेगा कि यार वहां पे बहुत नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों तो क्या हैं? पार्टनर हैं। इसमें नहीं है तो क्या हुआ? कहीं और है। तो फर्क क्या हुआ बताओ बी में और सी में? बी में और सी में फर्क क्या हुआ कि वहां तो मामला आपको दिख रहा था डायरेक्ट, और यहां मामला कैसे दिख रहा है? इनडायरेक्ट। भाई कनेक्शन तो है ही ना, यहां पर कनेक्शन कैसा है आपका? इनडायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कोई, यहां डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा। देखो अगर मैं यहां पे यूं खड़ा हो जाऊं और आपको दिखे ही नहीं, इधर देखो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन जो ही आप इसको देखते हो तो इनडायरेक्ट वे में क्या दिख रहा है आपको? कनेक्शन दिख रहा है। समझ में आ गया? इसलिए आप इसकी क्या नहीं कर सकते? ऑडिट नहीं कर सकते। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्योंकि स्वतंत्रता तो डिस्टर्ब हो ही रही है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब समझ गए नहीं समझे? बताओ क्या समझे इनडायरेक्ट मतलब? भाई प्रत्यक्ष तौर पे नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पे डिस्टर्बेंस तो आ ही रहा है ना। आता नहीं आता? बताओ। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, इनडायरेक्ट से मीनिंग क्या है आपको समझाता हूँ। देखो थोड़े दिन पहले मेरे बेटे को स्कूल जाना था, और मेरी वाइफ की आदत है वो उसको दूध पिला के भेजती है कि बेटा दूध पी के जा, भूखे पेट नहीं जाते। अब मेरे बेटे को दूध पीना नहीं था, वो दूध का गिलास लेके उसके पीछे पीछे भाग रही है। मेरा बेटा आगे आगे भाग रहा है, उसने हाथ घुमाया और वो सीधा दूध के गिलास पे जाके लगा और दूध का गिलास नीचे धम। मैं भी वहीं बैठा था, अपना लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तो मेरी वाइफ चिल्लाकर बोलने लग गई कि मैं तुम लोगों से दुखी हो गई। मैं वहीं बैठा था, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तुम लोगों? और मैंने क्या किया? देखो ये पुरुष की व्यथा है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सुनना हमें ही पड़ता है। फिर मैंने मेरे बेटे को समझा, रहे इधर आ यार, तेरे चक्कर में मेरी क्यों बैंड बज पाता है? जब मैं रहूं तब तेरे से मम्मी के सामने बदमाशी कम किया कर, क्योंकि सुनना तो मुझे ही है। इनडायरेक्ट समझ में आ गया क्या? बताओ इसमें कितनी अयोग्यता दिख रही है आपको? इसमें कितनी अयोग्यता दिख रही है? ध्यान से देखो, मुझे 4 दिख रही है, मुझे इसमें 4 अयोग्यता दिख रही है। बताऊं? पहली अयोग्यता, कर्मचारी का कर्मचारी। अगर आप किसी कंपनी में कर्मचारी नहीं हो, पर उस कर्मचारी की क्या हो? कर्मचारी हो,
तो एक काल्पनिक सी घटना है, सीए किसी कंपनी के कर्मचारी का भी क्या हो, कर्मचारी हो, थोड़ा मुश्किल है पर हो सकता है। दूसरा, कर्मचारी का साझेदार, 2 अयोग्यता। तीसरी अयोग्यता, अधिकारी का कर्मचारी और अधिकारी का साझेदार। ये 4 अयोग्यता हैं। कर्मचारी का कर्मचारी, कर्मचारी का साझेदार, अधिकारी का कर्मचारी और अधिकारी का साझेदार। अगर आप हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? सब क्या आ रहा है समझ में? आगे बढ़ूं? चलो टेस्टिंग करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। एक कंपनी है बच्चों, एबीसी लिमिटेड। इसमें 3 डायरेक्टर हैं, ए, बी और सी। ये तीनों क्या हैं? संचालक हैं। आप मुझे जवाब देंगे, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके सामने। एबीसी लिमिटेड है, इसमें 3 डायरेक्टर हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। क्लियर है? और बहुत अंदर घुस के ही पढ़ना है आपको, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाना। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तब तक अब तो मैं चैप्टर ही करा देता आपको। 3 संचालक हैं, ए, बी और सी। ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, किसको? जेके एंड कंपनी को। इसमें कितने पार्टनर हैं? 3, जे, के, जी। तीनों क्या है जी? सी है। क्लियर है? बताओ, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं नहीं कर सकते? कहीं कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो स्वतंत्र व्यक्ति को तो नियुक्त किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं अब आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये जो ए है ना, ये एक लेडीज है और इस कंपनी की क्या है? ये डायरेक्टर है। इस कंपनी का पूरा डायरेक्शन ये करती है और घर पे डायरेक्शन जो है इसको देती है। ये इसकी क्या है? वाइफ है। ये जे की पत्नी है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अब बताओ जवाब। एक एक से पूछते हैं, बोलो बेटा। हैं? नहीं कर सकते। आप बताओ। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप बताओ। सबका यही जवाब है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो बच्चों, ये कानून है, भावनाओं में मत भेजाना। ये फीलिंग आ गई कि सर आपकी बीवी है, आपकी स्वतंत्रता कहाँ रही? अरे तुम्हें आज समझ में आ रही है, हमें तो शादी होने ही दूसरे दिन ही समझ में आ गई थी। इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट जब मैं ऑडिट पढ़ता था तब क्लियर नहीं हुआ, शादी होने के बाद क्लियर हुआ कि स्वतंत्रता तो नहीं रही। आपकी फीलिंग की कदर करूंगा मैं कि हम इसको क्या करेंगे, अयोग्य है, लेकिन अभी नहीं। अभी लैंग्वेज देखो आप। अब तक मैंने आपको 2 अयोग्यता पढ़ा दी है। कौन कौन सी? बी और सी। बताओ बी क्या कह रहा है कि यदि आप किसी कंपनी के क्या हो, अधिकारी हो या क्या हो, कर्मचारी, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। आप बताओ, क्या इन तीनों में से कोई भी इस कंपनी का अधिकारी है क्या? इस कंपनी का कर्मचारी है क्या? तो बी में तो आप बच गए, बी में आप बच गए। अब सी की बात करते हैं। सी क्या कह रही है कि अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी के कर्मचारी या साझेदार हो। अब देखो साहब, इस कंपनी के अधिकारी का मैं क्या हूं? क्या मैं कर्मचारी हूं? क्या मैं साझेदार हूं? रिश्तेदार हूं? क्या हूं? रिश्तेदार। क्या मैंने कहीं भी रिश्तेदार शब्द यूज किया? तो आपने कानून खुद नहीं बना लिया। एक्ट में यही तो खेल है, शब्दों का पकड़ करना है। मैंने कहा आप कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी के क्या नहीं हो, या तो कर्मचारी नहीं हो या क्या नहीं हो, साझेदार नहीं हो, जबकि मैं क्या हूं यहां पे, रिश्तेदार। तो एच पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी मैं क्या हूं, योग्य हूं। लेकिन मैं आगे जाके इसको क्या कर दूंगा, अयोग्य, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो स्वतंत्रता क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो आगे जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, अयोग्य, पर क्लॉज वाइज चलेंगे। बोलो समझ में आ गया क्या? अब कई बच्चे तो मजाक ही कर लेते हैं। सर एक बात बताओ,
आप इसके साझेदार कैसे नहीं हुए? शादी करिए, लाइफ पार्टनर है सर। तो मैं आज आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साझेदारी ही समझाऊंगा कि साझेदारी वो होती है जिसमें लाभों का बंटवारा होता है। यहां एक आदमी लॉस ही लॉस में है और एक आदमी प्रॉफिट ही प्रॉफिट में है। ये साझेदारी नहीं है भाई, ये रिश्तेदारी है। मियाँ बीवी साझेदार होते हैं क्या? मियाँ बीवी रिश्तेदार होते हैं। तो आप ऐसे थोड़ी गलत मीनिंग निकाल लेंगे। खून का रिश्ता, वैसे तो इनडायरेक्टली बीवी से है, रोज खून पीती है तो खून का रिश्ता हो ही गया, लेकिन ब्लड रिलेशन होंगे, क्या होंगे, ये सब चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा जब रिश्तेदार शब्द यूज करूंगा कि रिश्तेदार का मीनिंग क्या है। अगर ये अलग कैपेसिटी में काम कर रहा है, क्योंकि हम किसको नियुक्त कर रहे हैं? ना जे को, ना के को, ना जी को। हम किसको नियुक्त कर रहे हैं? फर्म को। मान लीजिए जी जो है इस फर्म में पार्टनर भी है और अपनी खुद की दुकान भी खोल के बैठा हुआ मिस्टर जी, तो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये खुद की दुकान भी खोल के बैठा हुआ है और ये कंपनी इसको नियुक्त करना चाहती है तो कर सकते हो, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्म की। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? अब कई बच्चे तो ये कहते हैं चलो ठीक है, मान लिया सर आप अपनी बीवी के साझेदार नहीं हो, कर्मचारी। कर्मचारी हो गया, वैसे सर आपके यहां बर्तन कौन धोता है? अब शादीशुदा हूं यार, कौन धोएगा? मुझे धोना पड़ता है। तो आप कर्मचारी हुए कि नहीं हुए? अगर कर्मचारी को मिलती है तनख्वाह और यहां बिना पैसों के काम करते हैं, तो ऐसे आप मेरे को नौकर भी नहीं कह सकते। सेवक हूं, नौकर नहीं हूं। सेवक में और नौकर में थोड़ा फर्क है। यहां तक समझ गए क्या? तो आप शब्दों को तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे, सिंपल सा। कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी के आप क्या नहीं होने चाहिए? बताओ, कर्मचारी या साझेदार नहीं होने चाहिए, तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। अगर एक और कंपनी है PQR लिमिटेड, इसमें 3 डायरेक्टर हैं, PQR, ये अपना ऑडिटर इसको अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये अयोग्य केवल किसमें हुआ है? बाकी की तो ऑडिट कर ही सकता है। यहां तक समझ में आ गया क्या? तीनों क्लॉज क्लियर हैं? ABC तीनों समझ गए? अब आ जाओ असली खेल, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। फोर्थ, ये आप स्टार मार्क करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो देखो अगर RPSC होता तो BP अटक जाता कि कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता, ऑप्शन है कंपनी का कर्मचारी। RPSC का पेपर आता है ऐसा, लेकिन अब चूंकि एग्जाम कौन लेगा? अध्ययन बोर्ड, तो इसका पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या आएगा? अच्छा आएगा, पर इतना भी नहीं आएगा, इनकी भी लिमिटेशन है। अब नंबर 4 को समझना ध्यान से। यदि कोई भी अंकेक्षक स्वयं, 4 मतलब धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य D, इसको ध्यान से समझना बच्चों। यदि कोई भी अंकेक्षक स्वयं या उसका साझेदार, यदि कोई भी ऑडिटर खुद या उसका साझेदार या उनके रिश्तेदार, किसी भी ऑडिटर ने खुद ने या उसके साझेदार ने या उनके रिश्तेदार ने क्या कारनामा कर दिया जी? पहला पॉइंट, और ये पहला पॉइंट नहीं है बच्चों, ये क्या है? धारा 141 की उपधारा 3 के वाक्य D का उपवाक्य 1। धारा 141 की उपधारा 3 के वाक्य D का उपवाक्य फर्स्ट। आपको भले ही ये याद मत करना, इतना सा भी याद कर लोगे। धारा 141 की उपधारा 3 में क्या दी हुई है? अयोग्यता। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे वो। यहां तक समझ गए? अब क्या कारनामा कर दिया साहब? आपने या आपके पार्टनर ने या आपके रिश्तेदार ने क्या कारनामा कर दिया? अगर आप कंपनी के अंश धारण कर लेते हो, पहले यहां तक समझे बस, क्या कर लेते हो? कंपनी के अंश धारण करते हैं। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, भाई पूरी दुनिया खरीदते, हम भी खरीद लिए, तो बताओ जो ही आप शेयर खरीदते हो कंपनी के, क्या बन जाते हो आप? तो कंपनी तो आपकी होगी, कंपनी के आप क्या हो गए?
मालिक हो गए, चाहे वैल्यू 1 रुपए की हो, चाहे 1 रुपए की वैल्यू हो, 1 रुपए का शेयर खरीदा हो भले ही आप, पर आप अछूते तो नहीं रहे ना, आप उसके क्या बन गए, सदस्य। तो आप उस कंपनी की क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। समझे बेटा? कुछ अजीब नहीं लग रहा? फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, इसमें वही 3 डायरेक्टर हैं, कौन कौन, एबीसी, और ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है किसको, जेके एंड कंपनी को। इसमें 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, जेके जी। इस जे ने इस कंपनी का 1 शेयर खरीद रखा है, कितने रुपए का, 10 रुपए का, केवल 10 रुपए का 1 शेयर खरीद लिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ इसको ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बताओ बेटा। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि धारा 141 के धारा 3 का वाक्य डी क्या कहता है कि आपने, आपके पार्टनर ने, आपके रिश्तेदार ने अगर किसी कंपनी का 1 भी शेयर खरीद लिया तो आप उस कंपनी की ऑडिट करने के लिए क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। सर इतनी कितनी का योग्यता बताते जा रहे हो आप? पहले दिन तो आप बहुत जोर मार रहे थे कि ओनली सीए, कि आप उसके अलावा कोई दूसरा ऑडिट ही नहीं कर सकता, और आप रुक ही नहीं रहे हो कि आप कर्मचारी नहीं हो सकते, अधिकारी नहीं हो सकते, कर्मचारी अधिकारी के साझेदार नहीं हो सकते, कर्मचारी नहीं हो सकते उसके, और अब आपने कह दिया शेयर ही नहीं ले सकते। क्योंकि आप इसका लॉजिक समझो, अगर आप किसी कंपनी के अंश खरीदते हो तो आप उस कंपनी के क्या हो गए, सदस्य। तो आपका तो उसमें हित हो गया कि नहीं हुआ? तो जब आपका हित जुड़ गया तो आप पक्षपात रहित कैसे रह पाएंगे? आप कैसे निष्पक्ष राय देंगे? बोलो, समझे कि नहीं समझे? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? मुझे थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई इसमें। आपने कहा जी आप 1 भी शेयर नहीं खरीदोगे, ठीक है, मान लिया। भाई कानून ने क्या कहा कि सीए साहब किसी कंपनी का 1 भी शेयर मत खरीदना, खरीदोगे तो ऑडिट नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मान ली बात। आपने कहा आपका पार्टनर भी नहीं खरीदेगा, आपका पार्टनर भी शेयर नहीं खरीदेगा, और अगर पार्टनर ने खरीद लिया तो पूरी फर्म ही क्या है, अयोग्य है। ना ये कर सकता है ऑडिट, ना और फर्म नहीं कर सकती ऑडिट। समझ में आ रहा है? चलो ये भी मान लिया, क्योंकि पार्टनर तो मेरा ही है, उसने शेयर ले रखे होंगे, तो मैं बोल दूंगा यार पहले शेयर को बेच दे, बाद में ऑडिट की बात करेंगे। यहां तक की बात समझ में आती है, इनका क्या करूं? देखो कितनी अजीब विडंबना है। शेयर किसने खरीदे? मेरे रिश्तेदार ने, और अयोग्य कौन हो रहा है? मैं। कंपनी की ऑडिट करने के लिए अयोग्य हो रहा हूं मैं, और शेयर खरीद रहे हैं कौन? तो बड़ी अजीब सी बात है। पेपर लीक करे कोई और, बदनाम हो हम लोग कि ये कोचिंग वाले, अरे कोचिंग वाले सारे कोचिंग वाले एक जैसे हैं क्या? मेरे रिश्तेदार शेयर खरीद रहे हैं, अयोग्य मैं हो रहा हूं। फूफा जी हैं आपके? है या नहीं है बताओ? बहुत खतरनाक पोस्ट होती है, शादियों में अपनी औकात दिखाते हैं ये लोग, थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। तो मेरे फूफा जी ने किसी कंपनी का 1 शेयर खरीद रखा था 10 रुपए का। मुझे मालूम चला, मैंने कहा फूफा जी भले ये शेयर बेच दो। बोले क्यों? मैंने कहा उस कंपनी की मेरे को ऑडिट करनी है, और आपके चक्कर में मैं ऑडिट नहीं कर पा रहा, आप ये शेयर बेच दो। फूफा जी ने मालूम क्या कहा? बोला आज तो बोल दिया बेटा, आगे से मत बोल देना, तूने दिए पैसे, तूने दिए पैसे, तेरे पैसे से खरीदे मैंने शेयर, तो होता कौन है मेरे को बोलने वाला? मैं चुपचाप आ गया। बताओ ये कैसा कानून हुआ? अरे मेरे फूफा जी ने शेयर खरीद रहे हैं, आप मुझे योग्य कर रहे हो, क्या गलती है जी मेरी? बताओ है कि नहीं है? कहानी समझ में आ रही है ना? अब आप लोगों को तो सुनना है खाली, मेरी तो रोजी रोटी जा रही है, तो मेरा तो धंधा ही है ये ऑडिट करने का, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे। हाँ, आपको खुद को बताना है, क्योंकि कंपनी जब भी अपॉइंट करेगी ना, आपसे एक शपथ पत्र लेगी कि आप अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या हो, योग्य हो। और मैंने अगर झूठा सर्टिफिकेट दे दिया तो 7 साल के लिए अंदर जाऊंगा। अब आप कैसे ऐसे तो चलता होगा?
हाँ देखो, आप ये बताओ आपने रेड लाइट तोड़ी है कि नहीं तोड़ी? सही सही बताना। चालान कटा गया? हर बार कटा गया? फिर अरे कानून का उल्लंघन अगर कोई आदमी कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कानून में ही गड़बड़ है। भाई किसी ने शेयर खरीद लिए, मालूम नहीं चल रहा, ऑडिट भी कर दी, उसका तो मेरे पास क्या इलाज है? हम तो नियम बता सकते हैं कि नियम ये है कि आपके रिश्तेदार एक भी शेयर नहीं खरीदेंगे, तो फिर अंदर जाना। हाँ अब सुनो भैया, आप तो सुन रहे हो, मेरी रोजी रोटी जा रही है तो आंखों में आंसू आते हैं बेटा। तो हम गए सरकार के पास कि सरकार दुहाई है, ये क्या प्रोविजन बनाए हैं? आपने कहा साहब आप शेयर नहीं लोगे, समझ में आ रहा है। आपने कहा आपका रिश्तेदार, आपका साझेदार शेयर नहीं लेगा, समझ में आ रहा है। आप करो रिश्तेदार। सर रिश्तेदार का मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या कर सकता हूं रिश्तेदार का? तो सरकार की भी समझ में आई कि यार थोड़ी ज्यादती हो गई। तो सरकार ने कहा रो मत पगले, पहले रिश्तेदार का मतलब समझ ले। मतलब अब मैं आपको रिश्तेदार की परिभाषा बता रहा हूं कि रिश्तेदार कौन होते हैं। आप अपने घर में रिश्ते निभाना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर कानून के एंगल से रिश्तेदार की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 88 में दी गई है। कानून है साहब, शब्दों का अर्थ है। रिश्तेदार क्या होता है वो सुनो। अगर आप HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, तो इस परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? रिश्तेदार। क्लियर है? परिवार के सदस्य। लेकिन अगर आप मान लीजिए एकल व्यक्ति हो, कोई HUF वगैरह नहीं बना रखा है, एकल व्यक्ति हो, तो रिश्तेदार कौन होंगे? एक तो होगा जीवन साथी, स्पाउस, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की। आजकल कॉन्सेप्ट तीसरा भी चल गया, जीवन साथी प्लस कितने रिश्ते? 8 रिश्ते। कितने रिश्ते हैं बोलो? बस 9वां रिश्ता नहीं है, और वो आपका रिश्तेदार नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? बताओ रिश्तेदार कौन कौन होंगे? HUF के सारे सदस्य, और एकल व्यक्ति तो जीवन साथी प्लस 8 रिश्ते। सर ये 8 रिश्ते कौन से हैं? 8 रिश्ते मैं मेरे से शुरू करता हूं। देखो मैं कौन? JK। मेरी ऊपर की ब्रांच निकालता हूं, अपर साइड। मेरी मदर और मेरे फादर, मेरे मम्मी पापा मेरे रिश्तेदार हैं। समझ में आ गया? अब बराबर में निकालते हैं, बराबर, पैरेलल। बताओ कौन आता है पैरेलल में? मेरा भाई और मेरी बहन। मेरे भाई और मेरे बहन मेरे रिश्तेदार हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं मेरी ब्रांच निकाल लूं। कौन कौन? मेरा बेटा और मेरी बेटी, सन डॉटर, ये भी मेरे क्या हैं बोलो? रिश्तेदार। समझ में आ रहा है? अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, शादी कर देते हैं, बहू ले आए घर में हम, सन्स वाइफ, वो भी हमारी रिश्तेदार। बेटी भी बड़ी हो गई, पढ़ाई कर देते हैं, उसकी शादी कर दी, दामाद जी, डॉटर्स हस्बैंड, वो भी मेरे क्या हैं? रिश्तेदार। गिनने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये 8 रिश्ते हैं और कोई रिश्ता नहीं है। किसको हैं? नहीं 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? अरे बिना वाइफ के बटवृक्ष कहां से आता? वो तो अपवाद है, नहीं समझे भैया? ये अपवाद है, कानून भी इसको अलग ही एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई तू ज्यादा चू चुकर मत करना, तू रिश्तेदार है, पहले ही एक्सेप्ट कर लिया इसको। और प्लस कितने? 8 रिश्ते। समझ गए क्या? अब मैं पूछ रहा हूं, आपके चाचा जी ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, बताओ रिश्तेदार है या नहीं है? चाचा रिश्तेदार नहीं है? बेटा मुझे ही बोलना, घर पे मत बोल देना। देखो कि हमारे सर ने सिखाया, चाचा यू आर नॉट माई रिलेटिव अंडर सेक्शन 288।
कि साहब 2 की सबसेक्शन 88 में मेरे क्या नहीं हो, एज पर कंपनी लो। घर पे रिश्तेदार निभाना मुझे कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए क्या? मेरे चाचा का बेटा, बताओ रिश्तेदार है या नहीं है? मेरा मामा, मेरे फूफा जी, मेरी बुआ जी, मेरी ताई जी, अब बताओ तो फिर है कौन? एकदम क्लोज, जो आपके घर में ही रहते हैं रोज, मम्मी पापा भाई बहन। भाई बहन भी कजन ब्रदर नहीं, खुद के ओन, खुद के। हाँ, अरे कहीं की भाभी और कहीं का जीजा, भाई तक ही है बस मामला। भाई तो खुद परेशान है भाभी लाके, और आप मुझे कह रहे हो रिश्तेदार बन जाओ। केवल भाई और बहन, इसको तोड़ मरोड़ नहीं करना। ये 8 रिश्ते हैं बस, 9वां रिश्ता रिश्ता है ही नहीं। अब बताओ, इनको तो कंट्रोल कर सकते हो, इनको तो बोल ही सकते हो ना कि यार शेयर मत खरीदो। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर किसी के संतान नहीं हो तो, देखो प्रभु की कृपा सब पे नहीं होती, संतान ही नहीं हो तो गोद ले लो। संतान नहीं है तो क्या कर लो? गोद ले लो। गोद लेने को क्या बोलते हैं? अडॉप्ट करना। तो गोद लिए गए पुत्र भी इसमें क्या है? शामिल है। तो जितने भी रिश्ते हैं ना, इनमें जो स्टेप्स हैं वो भी शामिल है। स्टेप्स का मतलब गोद लिया हुआ, स्टेप सन, ये भी रिश्तेदार में आते हैं। बट स्टेप डॉटर यानी कि गोद ली गई पुत्री, गोद ली गई पुत्री रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आएगी, रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं। समझ में आ गया? अब बताओ, गोद ली हुई माता, हाँ सौतेली माँ होती है, रिश्तेदार है कि नहीं है? गोद लिए हुए पिताजी, सौतेला बाप, भाई सौतेली माँ भी होती है, सौतेला बाप भी होता है, ये रिश्तेदार है। सौतेला भाई रिश्तेदार है, सौतेली बहन रिश्तेदार है। सिर्फ कौन नहीं है? सौतेली पुत्री नहीं है, उसको रिश्तेदार की परिभाषा में कवर नहीं किया। और बहु सौतेली नॉर्मली होती नहीं। बहु सौतेली कैसे होगी? वैसे तो हो सकती है सौतेली बेटे की बीवी, पर वो तो बेटा ही आपका हो गया ना। यहां तक समझ गए क्या? ये रिश्तेदार की परिभाषा में है। अब बताओ, थोड़ा रिलैक्सेशन मिला क्या? भाई चलो इनको तो हम कंट्रोल कर लेंगे। आप बताना बेटा, ये कौन है? कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? भाई ये कलयुग है। आज के लिए बस वाले ही समझ गए। मालूम क्या लिखते हैं बस वाले पीछे? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कहीं तो मैंने देखा, ये जो मिनी बस है उनके ऊपर लिखा रहता है अपनों से सावधान। ये भाई नहीं, कसाई है। एक माँ के पेट से जन्म जरूर लिया है, पर हमारी बनती नहीं है। अब क्या है साहब, ये पड़ गया मेरे से ऑडिट, और उसको मालूम चल गया, अच्छा ये बात है। मैं जहां भी किसी कंपनी की ऑडिट करने जाता हूं, ये उसी में जाके शेयर ले लेता है, ले कर ऑडिट, नहीं तो कर ऑडिट है। यार ये बड़ी अजीब बात है। आंखों में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ रहे हो? तो फिर कहां जाऊंगा? सरकार के पास, कि सरकार दुहाई है। सरकार ने कहा तू फिर आ गया रोते रोते। रिश्तेदार का मतलब समझा दिया ना तेरे को? सर समझ गया, एक गुजारिश है। मतलब क्या चाहता है? सर थोड़ी सी लिमिट दे दो, ऐसे 1-2 शेयर में ही बताओ आप अयोग्य कर रहे हो। तो सरकार ने कहा जा जी ले तेरी जिंदगी। रिश्तेदार 1 लाख अंकित मूल्य, 1 लाख अंकित मूल्य तक के अंश धारण कर सकते हैं, और फिर भी आप क्या कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हो। 2 बातें ध्यान रखना बच्चों इसमें। पहली बात, ऑडिटर खुद और उसका पार्टनर 1 रुपए का भी शेयर नहीं ले सकता। ये लिमिट किसके लिए है? रिश्तेदार के लिए, याद रह जाएगी। दूसरी बात, शेयर की वैल्यू कौन सी? फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस नहीं। मार्केट प्राइस नहीं। एमआरएफ टायर का शेयर मालूम है कितने का है? एमआरएफ के जो टायर आते हैं, देखते हैं अगर नेट चल रहा है तो आपको दिखाते हैं। देखो एमआरएफ टायर का जो शेयर है कितने का आता है? नहीं चल रहा नेट,
कोई नहीं, आप गूगल करके देख लेना, 88,000 रुपये का शेयर है। एक शेयर कितने रुपए का है? खरीदना तो 88,000 रुपये देने पड़ेंगे, और उसका फेस वैल्यू क्या है, अंकित मूल्य क्या है, 10 रुपये। 10 रुपये की चीज़ कितने में बिक रही है? अब बताओ, इस कंपनी के प्रोविजन के लिए हम उसको 88,000 रुपये माने कि 10 रुपये माने? 10 रुपये मानने हैं। आपको केवल कौन से शेयर देखने हैं? अंकित मूल्य, बाजार मूल्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? आज इतना ही करते हैं, कल इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे।